हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है पार्ट 7 उस सीरीज का जहाँ पर हम सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी के लिए कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे हैं जो हमारे फिंगर टिप्स पर होने ही चाहिए। अगर आपने पार्ट 6 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना। यहाँ पर हम सारी यूनिट्स को कवर करेंगे। तो जब मैं नाम लेती हूँ ईगो स्ट्रेंथ का, तो यहाँ पर आपको याद आना चाहिए नाम एरिक एरिक्सन का, जिन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं और हर एक स्टेज जो है वो हमें ये बताती है कि डेवलपमेंट जो है किसी चाइल्ड की वो कैसे हो रही होती है, किन चीज़ों से एक बच्चा गुजरता है, क्या वो एक्सपीरियंस करता है और क्या ईगो स्ट्रेंथ होती है हर एक स्टेज के साथ एसोसिएटेड। तो यहाँ पर पहला जो स्टेज हमारे पास है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और यहाँ पर जो ईगो स्ट्रेंथ है वो है होप। यहाँ पर इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको सीक्वेंस को याद रखना है। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के साथ होप जुड़ी हुई है, जबकि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट के साथ जुड़ी हुई है विल। इनिशिएटिव वर्सेस स्किल के साथ आपको याद रखना है पर्पस को, जबकि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में जो इको स्ट्रेंथ है वो है कॉम्पिटेंस। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में फिडेलिटी जो है वो ईगो स्ट्रेंथ है, जबकि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में लव ईगो स्ट्रेंथ है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में केयर ईगो स्ट्रेंथ मानी जाती है, जबकि ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर लास्ट स्टेज में विजडम जो है वो ईगो स्ट्रेंथ माना जाता है। इस पूरे सीक्वेंस को बहुत अच्छे से याद कर लेना। रोलो में ने जो पर्सनालिटी स्टेजेस दी हैं उसमें सबसे पहली स्टेज है इनोसेंस की। यहाँ पर पर्सन नाइव है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं उठा पाएगा, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है। रिबेलियन की स्टेज आएगी तो यहाँ पर पर्सन अगेंस्ट जाएगा नॉर्म्स के, रूल्स के। यहाँ पर एक अलग ही तरीके का कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेगा। ऑर्डिनरी में यहाँ पर पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना सीखता है, थोड़ी सी मेच्योरिटी लेवल जो है बढ़ जाता है। लास्ट स्टेज है क्रिएटिव स्टेज। यहाँ पर पर्सन जो कि इतना सारा एक्सपीरियंसेस लेकर आया है प्रीवियस स्टेजेस से, तो यहाँ पर विजडम वो अटेन कर सकता है, पोटेंशियल जो है वो रीच कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी उसे आती है, तो काफी सारा लर्निंग का मटेरियल वो इन प्रीवियस स्टेज से लेकर ही यहाँ पहुंचा है और काफी एक्सपीरियंस्ड ये बंदा है। टॉपिक है ऑब्जेक्ट परमानेंस और नाम याद रखना है जीन पियाजे का। क्या है कॉन्सेप्ट की ऑब्जेक्ट की जो एग्जिस्टेंस है वो रहेगी इवन दो वो मेरी साइट के आगे से चला जाता है। अब मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो डेवलप होती है बच्चों में जब वो बड़े होने लग जाते हैं। सिंपैथी में आप क्या करते हो? सिंपैथी में आप दूसरे के सामने जब जाते हो, उसके दुख को देखते हो, तो आप पिटी करते हो कि यार अच्छा बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। यहाँ पर आप उसके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ ही देख पा रहे हो। ठीक है, जबकि एम्पैथी में क्या होता है? एम्पैथी में पर्सन ने दूसरे का दुख एक्सपीरियंस किया, यानी वो उसके शूज में पाँव डाल के देख रहा है कि इसको एक्सपीरियंस हो कैसा रहा है। तो यहाँ पर एक इंटेंस फॉर्म ऑफ केयर आपको दिखेगी दूसरे के इमोशंस के प्रति, उसके थॉट्स के प्रति। और यहाँ पर डीप लेवल पर आप देखोगे केयर होती हुई, और जो डिस्टेंस जो यहाँ पर था वो एम्पैथी में नहीं होगा। तो पर्सन ने अपने ही इमोशंस दूसरे को दे दिए, ये कुछ इस तरीके की फीलिंग हो सकती है। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग की बात करें तो सबसे पहले आती है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, जहाँ पर इसको विजुअलाइज इस तरीके से मैं करती हूँ कि ये है एक बाउंड्री जो माता पिता सेट करेंगे बच्चों के लिए, ये है रूल्स। अब यहाँ पर ये है डिसिप्लिनरी एक्शंस। ठीक है, वार्मथ या लव या केयर उसकी जगह यहाँ पर इतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि रूल्स हैं, रूल्स फॉलो करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। तो रूल्स पर बहुत फोकस होता है, फ्रीडम बच्चों को नहीं दी जाती अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में वार्मथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके का है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। साथ ही रूल्स तो हैं, यानी डिसिप्लिन भी रहेगा, फॉलो करने होंगे, लेकिन आप देखो इंटेंसिटी उतनी नहीं है जितनी प्रीवियस में थी। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चे के पास कि मैं डिसाइड कर सकता हूँ अपने लिए। तो वार्मथ भी है, साथ ही रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो होंगे, लेकिन उस स्ट्रिक्टनेस के साथ नहीं। तो ये बेस्ट पेरेंटिंग होती है, जिसे हम कहते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। देन आती है परमिसिव। बाउंड्रीज जो है वो ब्लर हो गई, बहुत हल्की हो गई। तो यानी आजादी तो देंगे बच्चों को, जाओ करो जो करना है करो, लेकिन वार्मथ जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना वार्मथ भी नहीं है और इतना ज्यादा हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस भी बच्चों के लिए नहीं है जो हम उनको दे। तो ये काफी ज्यादा परमिशन देने वाली होती है कि जो करना है कर लो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है पेरेंट्स का यहाँ पर।
एज कम्पेयर टू ये वाली सिचुएशन जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट भी खत्म सा लग रहा है। तो वार्मथ देने के लिए भी पेरेंट्स नहीं है और रूल्स बनाने के लिए भी पेरेंट्स नहीं है। तो यहाँ पर तो अनइन्वॉल्व्ड सी सिचुएशन है जहाँ पर वार्मथ और डिसिप्लिन दोनों की ही कमी बच्चों में देखने को मिलेगी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये है जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट। इसमें ये है कि इन्फॉर्मेशन जब आप प्राप्त करोगे किसी चीज के बारे में, तो क्या आप उसे उसी फॉर्म में दोबारा से रिवर्स कर पाओगे जिसमें आपने उसे सुना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सुना है कि ये मछली है और ये एक एनिमल है और ये एक ऐसा एनिमल है जो पानी में रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये पानी में रहने वाला एक एनिमल है जो कि है मछली, तो बात तो एक ही हुई, लेकिन रिवर्स इन्फॉर्मेशन को मैंने कर लिया क्योंकि मैं ध्यान से सुन भी रही थी और मैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर बना रही थी। तो बच्चे भी यही करना सीखते हैं, वो एक ही इन्फॉर्मेशन को वापस ला पाते हैं उसी फॉर्म में, तो यानी वो रिवर्सिबिलिटी को दिखा रहे हैं। तो जब भी बात होती है ग्रुप टास्क की, एक से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये किसी टास्क पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिविजुअल या कोई अन्य चूहा जब रिड्यूस कर देगा अपने एफर्ट्स को, तो बहुत कम एफर्ट लगाएगा क्योंकि उसे लगेगा कि ये तो कर ही रहे हैं, तो ये कहलाई जाएगी सोशल लोफिंग। ये रिड्यूस करनी होती है, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि ये भी उतना ही कंट्रीब्यूशन दे जो ये दे रहे हैं। तो अगर हम इसके लिए इस कंट्रीब्यूशन की वैल्यू बढ़ा दे, तो उससे क्या होगा कि ये ज़्यादा वैल्यू करेगा तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करेगा। साथ ही इसका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, ये चीज़ अगर इसके दिमाग में डाल दें तब भी ये अच्छा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देगा। अपने आप को इस ग्रुप का पार्ट ये जब मानेगा, तो वी वाली जो एक सेंस आएगी ना, उससे भी सोशल लॉफिंग कम होगी। तो यहाँ पर रिड्यूस नहीं होंगे एफर्ट पर्सन के या इस चूहे के जब ये ग्रुप टास्क पे काम कर रहे होंगे। तो ये है ब्रेन, और हमें पता है कि ब्रेन के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है, कुशन करता है। लेकिन अगर ये एक्सेस में हो जाए बहुत सारा, एक वेव होनी चाहिए थी लेकिन देखो यहाँ पर कितनी सारी वेव्स हैं, तो यहाँ पर एक कंडीशन हो जाएगी जिसे हम कहते हैं हाइड्रोसेफेली। हाइड्रो मतलब वाटर और सेफेली मतलब ब्रेन की बात हो रही है। सो टेलीग्राफिक स्पीच जो कि है लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट, यहाँ पर बच्चा जो है वो बहुत कम कंटेंट बोलता है, यानी 2 से 3 वर्ड्स जो है वो बोलेगा और अपनी बात रख देगा। तो लिमिटेड कंटेंट हमें देखने को मिलेगा जब बच्चा कम्युनिकेट करना चाहेगा कि उसे क्या चाहिए या वो क्या बोलना चाहता है। तो अगर सेंट्रेशन की बात करें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये है पियाजे के द्वारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे केवल एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन के दूसरों पर नहीं। तो यहाँ पर इस लड़की के सामने जब ये केक काटा जाएगा तो ये 2 टुकड़े अगर इसको दिए जाएँ तो ये उसको ज़्यादा मानेगी एज़ कम्पेयर टू ये वाला टुकड़ा जो किसी और को मिला है। उसके लिए ये संख्या बस 1 है। तो ये इसकी अमाउंट पर फोकस ना करते हुए अपने की क्वांटिटी पर फोकस करेगी कि शायद मेरे पास ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये सेंट्रेशन को दिखा रही है कि कैसे ये केवल एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के पार्ट पर फिक्सेट है, जबकि दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं जो कंसीडर किए जाने चाहिए, जो कि है कि क्वांटिटी कितनी है एग्जैक्ट। सो ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये भी जीन पियाजे ने ही दिया हुआ है, इसका नाम है कंजर्वेशन। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप यूटेंसिल की शेप बदल लो तब भी उसके अंदर का मटेरियल का अमाउंट सेम रहता है। बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते, उन्हें लगेगा ये ज्यादा है, जबकि ये वाली जो प्रीवियस स्टेज थी यहाँ पर दोनों इक्वल यूटेंसिल थे और इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड इनमें था। लेकिन जब यूटेंसिल की शेप चेंज की गई तो उन्होंने केवल शेप पर ध्यान दिया, इस पर नहीं कि सेम ही तो कंटेंट है। तो अब उन्हें लगेगा कि ये बड़ा लग रहा है, इसमें ज्यादा होगा, तो यानी ये कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होगा। सो ये है एक जर्नी जो शुरू होती है कंसेप्शन से और खत्म होती है ओल्ड एज पर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो ये जो पूरी डेवलपमेंट की जर्नी है या किस तरीके से एक्सपीरियंसेस पर्सन के रहे हैं, जब पर्सन इस बात पर रिफ्लेक्ट करेगा और ओल्ड एज में जब वो पीछे देखेगा मुड़कर कि क्या क्या मैंने एक्सपीरियंसेस झेले हैं, क्या क्या चीजें थी जो मेरे लिए मैटर करती थी, क्या रिग्रेट्स हैं, क्या प्राउड मोमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये सब कुछ आएगा लाइफ रिव्यू के अंदर, जहाँ पर वो अपने एक्सपीरियंसेस को देखते हुए अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ये टॉपिक लाइफ रिव्यू का दिया है एरिक एरिक्सन ने। सो ह्यूमन डेवलपमेंट में मॉडल्स आते हैं काफी,
एक है बायो इकोलॉजिकल मॉडल, इसे दिया है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने। 5 सिस्टम्स की बात वो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं सिस्टम जो कि इमीडिएट प्रभाव डालते हैं, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट इनका प्रभाव होता है जैसे कि माइक्रो सिस्टम, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दूर से प्रभाव डालते हैं जैसे कि मैक्रो सिस्टम। इसमें आता है कल्चर, क्रोनो सिस्टम में आता है टाइम, एक्सो सिस्टम में पेरेंट्स या फिर उनके रिलेटिव्स, उनके वर्क प्लेस, तो ये भी काफ़ी दूर जो है वो सिस्टम होता है। सबसे इमीडिएट होता है माइक्रो सिस्टम, जहाँ पर पर्सन की फैमिली, उसके आसपास जो बहुत ही पास रहने वाले लोग हैं वो आते हैं। ये सारी ही लेयर्स इंसान को प्रभावित करती हैं एक तरीके से या फिर दूसरे तरीके से। विल्हेल्म वुंड का जब नाम आता है तो याद आती है पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो कि खोली गई जर्मनी में। यहाँ पर इनके कुछ स्टूडेंट्स हैं, एडवर्ड टिचनर, चार्ल्स स्पीयरमैन, जेम्स मैकिन-कटेल और जी स्टैनली हॉल। तो ये सारे ही बहुत ही फेमस लोग हैं जिन्होंने अपने-अपने फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है। तो ये है ग्रुप फॉर्मेशन की स्टेजेस जिसे दिया है ब्रूस डब्ल्यू टकमैन ने। तो ये क्या स्टेजेस हैं? सबसे पहली है फॉर्मिंग। तो यहाँ पर ग्रुप जो होगा वो फॉर्म होगा, लोग आपस में जुड़ेंगे, बात करेंगे, कॉन्टैक्ट में आएँगे। देन स्टॉर्मिंग, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें वो ध्यान में रखेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, रूल्स बनेंगे नॉर्मिंग में। देन परफॉर्मेंस, एक्चुअल एग्जीक्यूशन होगा टास्क का जब परफॉर्मेंस वाली स्टेज आएगी, और लास्ट आएगी टर्मिनेशन की, जहाँ पर ये ग्रुप मेंबरशिप जो कि फॉर्म हुई थी वो टर्मिनेट हो जाएगी और लोग जो है वो अलग हो जाएँगे। ये ब्रूस डब्ल्यू टकमैन का कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर ये कुछ डायमेंशंस हैं जो दिए हैं हॉफस्टेड ने, इन्हें कहते हैं कल्चरल डायमेंशंस, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे एक कल्चर दूसरे कल्चर से डिफरेंट है। तो कुछ डायमेंशंस के नाम जो आपको याद रखने हैं वो हैं पावर डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी। यहाँ पर आप देखोगे कि ये चारों ही डायमेंशंस जो हैं ये दिखा रहे हैं कि एक कल्चर में अगर मैस्कुलिनिटी को ज़्यादा डोमिनेंस दी जाती है तो दूसरे में फेमिनिनिटी को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। वहीं एक में अगर अनसर्टेनिटी जो है वो टॉलरेट कर ली जाती है तो दूसरे में वही अनसर्टेनिटी अवॉइड की जाती है। इंडिविजुअलिज्म में पर्सन अपने आप को प्रायोरिटाइज पहले करता है एज कम्पेयर टू सोशल एनवायरनमेंट, जबकि कलेक्टिविज्म में पर्सन दूसरों के इंटरेस्ट को पहले रख रहा होता है। पावर डिस्टेंस में हम बेसिकली पावर की बात करते हैं, अथॉरिटी की बात करते हैं। तो ये चारों ही डायमेंशंस जो है वो ओरिजिनल रिसर्च है हॉफस्टेड की। एक वर्ल्ड वैल्यू सर्वे हुआ जिसके डाटा को यूज करते हुए बुल्गेरियन सोशियोलॉजिस्ट मिन्कोव ने ये बोला कि और डायमेंशंस भी होते हैं। तो इसमें आते हैं लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन और इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट। तो यहाँ पर कुछ कल्चर ऐसे होंगे जो इस पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व होंगे, जबकि कुछ होंगे जो दूर रहेंगे। रिस्ट्रेंट वहां पर हमें देखने को मिलेगा। डेनियल वैगनर ने ट्रांजैक्टिव मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें उन्होंने शेयर्ड मेमोरी के बारे में बात की है कि कैसे इंडिविजुअल की केवल अपनी मेमोरी नहीं होती बल्कि ग्रुप या फिर लोग आपस में मिलकर भी एक शेयर्ड कलेक्टिव मेमोरी बनाते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती है उनके एक्शंस को। तो ये तराजू जब हमें दिखता है तो हमें याद आता है न्याय या फिर जस्टिस। तो यहाँ क्या जस्टिस हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि ये है भारी लेकिन फिर भी ये ऊंचा है एज कम्पेयर टू दिस। ये हल्का है फिर भी ये नीचा है। तो यानी यहाँ पर जस्टिस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। दो तरीके का जस्टिस होता है, एक है प्रोसीजरल, यानी यहाँ पर क्या प्रोसीजर आप यूज कर रहे हो किसी चीज को बांटने में, तो क्या वो फेयर प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। मान लो अभी मैं इसको इक्वल हिस्सों में काटूं तो यहाँ पर जो प्रोसीजर मैं यूज करूंगी वो भी फेयर होना चाहिए, साथ ही आउटकम भी। तो यानी सबको इक्वल अमाउंट ऑफ पाई मिलनी चाहिए, ना कि ये कि इतना बड़ा पीस एक को मिल गया और रिमेनिंग को छोटे छोटे कुछ पीसेस मिल गए। ये जस्टिस नहीं होगा। स्टर्नबर्ग ने जो लव थ्योरी दी उनमें 3 डायमेंशंस थे। पहला है कमिटमेंट, इंटिमेसी और पैशन। ये तीनों आपको याद रखने हैं। तो जब हम अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को मेजर करते हैं ताकि हम उन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल गेन कर सके, तो ये जो तरीका है इसे हम कहते हैं बायो फीडबैक। यहाँ पर हम अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को जान पाते हैं। एसिटोकोलिन का क्या फंक्शन होता है? ये मसल कॉन्ट्रैक्शन, अराउजल और मेमोरी में काम आता है। वहीं पर ये फंक्शन करता है, लो लेवल होगा तो अल्जाइमर की डिसीज होने के चांसेस होते हैं। हाइपोथैलेमस, जब भी नाम आएगा आप बायोलॉजिकल मोटिव्स को ध्यान में लाओगे, हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल बिहेवियर। हालांकि ये पूरी तरीके से बायोलॉजिकल नहीं है लेकिन फिर भी सेक्सुअल बिहेवियर में हाइपोथैलेमस का जो है रोल होता है। ऑटोनॉमिक फंक्शंस भी ये करता है। हिपोकैम्पस
हमने पहले भी वीडियो में देखा है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन और लर्निंग में भी इसका रोल होता है। तो वहाँ पर हमने लर्निंग नहीं पढ़ा था, अब लर्निंग में भी हिप्पोकैम्पस का रोल देखा जा सकता है। वर्निक्स अफेसिया क्या होता है? यहाँ पर पर्सन जो है वो फ्लुएंट तो बोल पाता है, लेकिन उसकी जो स्पीच होती है वो मीनिंगलेस होती है, मतलब समझ ही नहीं आ पा रहा। कॉम्प्रिहेंशन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। ब्रोकास अफेसिया, ब्रोका जो है वो लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए होता है, स्पीच प्रोडक्शन। तो अगर ये कॉम्प्रोमाइज्ड है तो यानी फ्लुएंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। स्पीच जो होगी वो प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे और फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी फिर भी। पीनियल ग्लैंड हमने पहले भी पढ़ा है, मेलाटोनिन रिलीज़ करती है जो कि स्लीप साइकिल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सो थायरॉइड ग्लैंड क्या-क्या सीक्रेट करता है? ये सीक्रेट करता है T3, T4 थायरॉक्सिन, बहुत ज़रूरी हार्मोन, कैल्सिटोनिन, यहाँ पर ये कैल्शियम की लेवल को जो है वो देखता है, रेगुलेट करता है। साथ ही थायरॉइड ग्लैंड जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन-कौन से हैं? ये है ग्लूटामेट, एसिटाइलकोलिन और डोपामिन। अल्बिनिज़्म का कॉज़ क्या है? अल्बिनिज़्म है एक बीमारी। यहाँ पर क्या होता है, मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन का एक पर्टिकुलर कलर नहीं रह पाता, ठीक है? तो यहाँ पर अलग कलर की स्किन हो जाती है और जो भी लोग होते हैं जिनको अल्बिनिज़्म होता है, उनको विज़न रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन्हें ग्लासेस यूज़ करने के लिए कहा जाता है। और यहाँ पर स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो हमें पता ही है। ट्रांज़ैक्शन मतलब एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर। तो ट्रांज़ैक्शन एनालिसिस में हम कम्युनिकेशन के पैटर्न को देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक जना जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है और दूसरा उस कम्युनिकेशन के बेसिस पर दोबारा से कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें रिलेशनशिप भी पता लगेगी, साथ ही हम यहाँ पर ईगो स्टेट की बात भी करते हैं कि किस तरीके से वो कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर 3 ईगो स्टेट्स जो है वो कंसीडर की जाती हैं। एक है पेरेंट, एक है एडल्ट और एक है चाइल्ड। ये जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, ये एरिक बर्न ने दिया है और यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी पर ये बेस्ड है। उसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर ये आया है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। रियलिटी थेरेपी एक बहुत अच्छी थेरेपी जिसे दिया है विलियम ग्लासर ने। क्या बोला गया इस थेरेपी में कि बिहेवियर को ना एक चॉइस की तरह देखो, और जो चीज़ चॉइस है तो आप यहाँ पर फ्रीडम एक्सपीरियंस करोगे कि अगर चॉइस है तो मैं तो अपनी चॉइसेस को चेंज भी कर सकता हूँ, यानी मैं अपने बिहेवियर को भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो चेंज आएगा ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इस चॉइस को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, साथ ही वो जो बिहेवियर हो रहा है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जब ये दोनों चीज़ें करोगे तो आप देखोगे कि चेंज आएगा भी और पर्सन इम्प्रूव होगा भी। तो ये होगा रियलिटी थेरेपी के थ्रू। बिहेवियरल एक्टिवेशन जब मैं टर्म सुनती हूँ तो मुझे एक ऐसी स्टेट की याद आती है जो कि है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है वो गोल्स की तरफ ना तो जाने देता है, ना उन्हें पूरा करने देता है और ना ही उन्हें मेंटेन करने देता है। तो यहाँ पर पर्सन जो है वो उन एक्टिविटीज़ को छोड़ देता है जो वो पहले करता था। क्यों? क्योंकि वो उसको प्लेज़र नहीं एक्सपीरियंस करा रहे, वो खुश नहीं है। तो बिहेवियरल एक्टिवेशन आखिर है क्या? यहाँ पर क्लाइंट को एनकरेज किया जाता है कि आप एंगेज तो हो। कहाँ पर? ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि रिवॉर्डिंग शायद दिख ना रही हों पर होंगी। तो यहाँ पर होप के साथ पर्सन जो है वो एंगेज होता है इन एक्टिविटीज़ में जो कि लॉन्ग टर्म में उसको रिवॉर्ड देती ही हैं। तो ये उसके डिप्रेशन को काउंटर करने के लिए होती हैं। छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो कि उसको रिवॉर्डिंग लगे उस मोमेंट पर। ये जो एक थेरेपी है जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और रिसर्च बेस्ड थेरेपी है जहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, कॉग्निटिव डिफ्यूजन करना है, यानी अपने आप को अपने थॉट से दूर रखना है। मैं वो थॉट नहीं हूँ, वो थॉट मेरा बस एक पार्ट है, मेरे दिमाग के द्वारा जनरेट किया गया। माइंडफुलनेस, प्रेजेंट रहना भी सिखाया जाता है। सो अब आती है कंपैशन फोकस्ड थेरेपी, ये दी है पॉल गिलबर्ट ने। कंपैशन क्या है? कंपैशन मतलब अपने आप को वैसे ट्रीट करो जैसे आप अपने फ्रेंड को ट्रीट करोगे जब वो दुःख में होगा तो। तो यहाँ पर जब आप कंपैशन अपने टुवर्ड्स दिखाओगे और अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म को कम होता पाओगे एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट कंपैशन, तो यहाँ पर ये जो पूरा कंपैशन से लिप्त आपका सेशन चलेगा अपने खुद के साथ, ये बहुत ही अच्छा होगा सेल्फ क्रिटिसिज्म से डील करने में। तो ये दिया है पॉल गिलबर्ट ने। फैमिली सिस्टम थेरेपी एक ऐसी थेरेपी जहाँ पर बोवन ने ये बोला कि फैमिली डायनामिक्स और रिलेशनशिप्स पर फोकस करो। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंट्रीब्यूट भी कर सकती हैं पर्सन की स्ट्रगल में, और ये चीज़ें अगर ठीक हों तो बूस्ट भी कर सकती हैं पर्सन की ग्रोथ और उसकी जो है वो हीलिंग की कैपेसिटी। तो यहाँ पर फैमिली पर बहुत फोकस होता है कि कैसे वहाँ पे उसके डायनामिक्स और रिलेशनशिप्स चीज़ों को बेटर भी कर सकते हैं और
वर्स भी बना सकते हैं। गेस्टोरल थेरेपी में की फीचर्स क्या होंगे? गेस्टोरल थेरेपी में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है प्रेजेंट मोमेंट पर। अभी इस वक़्त आप क्या हो? आप क्या सोच रहे हो? आप क्या फ़ील कर रहे हो? उस पर फोकस करो। द होल पर्सन पर भी फोकस होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ साइकी जो है वो यहाँ पर गोल माना जाता है। एम्प्टी चेयर टेक्निक ये है गेस्टोरल थेरेपी के द्वारा ही दी गई एक टेक्निक, जहाँ पर पर्सन जो है वो अपने सामने इमेजिन करता है एक पर्सन को बैठे हुए एक चेयर पर। ये एक पर्सन भी हो सकता है, ये एक पार्ट भी हो सकता है जो उसका खुद का है, और वो उस पर्सन से या अपने उस पार्ट से कम्युनिकेट करता है, उसके साथ डायलॉग करता है, वो चीज़ें बोलता है जो शायद वो नहीं बोल पाया अब तक। तो ये क्या होता है, ये उसके उस ट्रॉमा को प्रोसेस करने में हेल्प करती है जो उसके अंदर है, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी जो है, इसमें मिरेकल क्वेश्चन की बात हम करते हैं, जहाँ पर पर्सन से ये बोला जाता है कि अगर एक मिरेकल होता है आपकी लाइफ में और उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, तो ऐसा क्या चेंज हुआ? मतलब क्या चीज़ें उलट-पलट हुई जिसकी वज़ह से अब आप अच्छा महसूस कर रहे हो? तो पर्सन जो है वो मिरेकल हुआ है ये सोचते हुए उन चेंजेस को बताता है जो कि वो चाहता है कि उसकी लाइफ में हो। तो यहाँ पर वो अपने आप को लेकर सेल्फ अवेयर हो जाता है। डीबीटी का नाम तो आपने सुना ही है, डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव ये थेरेपी टेक्निक मानी जाती है। क्या सिखाया जाता है? माइंडफुलनेस सिखाया जाता है, डिस्ट्रेस टॉलरेंस कि अगर डिस्ट्रेस हो रहा है कैसे टॉलरेट करना है, इमोशंस जो कि बीपीटी में बहुत हाई लेवल के होते हैं, इंटेंस होते हैं, तो उनको रेगुलेट करना भी सिखाया जाता है। साथ ही इंटरपर्सनल स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, क्योंकि बीपीटी के केस में आप ये देखते हो कि पर्सन जो है वो स्टेबिलिटी नहीं रख पाता अपने रिलेशनशिप्स में, उसे अबैंडनमेंट का डर होता है। फ्री एसोसिएशन क्या है? ये है एक साइकोएनालिटिक टेक्निक, यहाँ पर अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को कॉन्शियसनेस के लेवल पर लाना, बाहर लेकर आना, जो है वो है हमारा टारगेट। फ्री एक्सप्रेशन पर्सन से कराना होगा, यानी उसके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है वो बिना किसी झिझक के बोल दे। यहाँ पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए ईगो के द्वारा, जो कि ये वाले प्रोसेस को जो है वो बाधित कर दे और फ्री एक्सप्रेशन ना हो पाए। आपको अवॉइड करना है कि आपकी ईगो बीच में बोले, फ्री एक्सप्रेशन हो तो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस बाहर आ ही जाएँगे। स्कीमा थेरेपी के साथ नाम एसोसिएटेड है जेफरी ई यंग का, उन्होंने ही ये बनाई है। इसको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिमिटेड रीपेरेंटिंग जो है ये पर्सन को सिखाई जाती है, जहाँ पर पर्सन को अपने साथ खुद रहना सिखाया जाता है। सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज़ होगी, पर्सन अपने थॉट प्रोसेसेस को आइडेंटिफ़ाई करेगा जो कि डिसफंक्शनल है, और उनके बाद उनको सही भी करेगा, तो री-पेरेंटिंग वो अपनी करेगा। सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या है? ये है ब्रेन के द्वारा कमिट किए जाने वाले एरर्स। जब हम सोच रहे होते हैं तब ये उभर कर आते हैं, तो कुछ एरर्स जो हमारा दिमाग कर सकता है जब हम सोच रहे होते हैं चीज़ों के बारे में, तो ये है ऑल और नन थिंकिंग, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, या तो ये बीच में कुछ है ही नहीं। और पर्सन इसी तरीके से सोचता है, सबसे ज़्यादा बीपीटी में ये देखने को मिलता है। कैटास्ट्रोफाइज़िंग, ये हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, व्हाट इफ थिंकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होती है, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। एक्सैजरेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है कॉन्सिक्वेंसेस के, जो कि पर्सन एक्सपीरियंस करता है कि नेगेटिव ही होंगे। पर्सनलाइज़ेशन में क्या होगा, यहाँ पर पर्सन पर्सनलाइज़ करेगा, यानी वो अपने ऊपर लगा लेगा चीज़ों को, ब्लेम अपने ऊपर ले लेगा, या फिर वो डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर पाएगा, बातों को बातों की तरह नहीं ले पाएगा, उनको अटैच कर लेगा अपनी सेल्फ वर्थ से। कैरन बार्ट की थ्योरी ऑफ इमोशन क्या कहती है? ये कहती है कि इमोशंस जो आपको फील हो रहे हैं और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जो हो रहे हैं, ये एक साथ होंगे साइमल्टेनियसली। ये डिफरेंट है जेम्स लैंग थ्योरी से, जो कहती है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस पहले होंगे और उसके बाद इमोशंस जो है वो फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपके पास मेरे लिए कोई फीडबैक है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।